देहरादून के मांडूवाला क्षेत्र में आज देर शाम पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों ने सेलाकुई में हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र इंजिल चकमा की मौत के विरोध में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने इंजिल चकमा को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून व्यवस्था को सख्त करने की इस दौरान मांग की है। कैंडल मार्च में शामिल छात्रों ने कहा कि वे सभी भारतीय है और देश के विभिन्न राज्यों से देहरादून में पढ़ाई के लिए आए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी जो है वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो देहरादून से खबर है, जहां त्रिपुरा के 2 छात्रों के मौत के मामले में यहां छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है इंजिल चकमा को न्याय दिलाने के लिए। कई विद्यार्थियों ने यहां पर कैंडल मार्च निकाला है। कानून व्यवस्था मजबूत करने की छात्रों ने यहां पर मांग की है और इस मामले में 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी की तलाश लगातार पुलिस यहां पर कर रही है। एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था, जिसमें नौसिर का एक बालक है जो यहाँ पर जो है स्टडी कर रहा था और उसका एक भाई था। उनकी जो है एक ग्रुप के साथ जो 6 लोग थे वहां पर, और हॉट क्लैश हो गया था और क्लैश के बाद जो है इंसिडेंट में वो इंजर्ड हुआ था। इंजरी के बाद उसकी जो है हॉस्पिटल में जो है 12-13 दिन बाद जो है इसकी वहां पर डेथ हो गई थी। चूंकि जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी और अन्य लोगों से जानकारी की और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे, जिनको सुधार गृह में भेजा गया है। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र इसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। एंगल चकमा हमारा छोटा भाई था और जैसे जातंकवादियों ने इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जातीय नस्ल देख कर उनका हमला किया, काराना हरकत की और हम थोड़ा देर हो गए और अपने भाई को बचाने में नाकाम रहे। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा उन दरिंदे को अपने से कठोर सजा करके उनका नस्ल लगा के उन्हें जेल भेजने का काम करे। अगर सरकार ऐसा न करने में असक्षम रही तो हम जल्द ही प्रदेश स्तर पे इस पे एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, चाहे इसमें शासन प्रशासन को जो भी हमें करना पड़े, जो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल बाध्य होंगे। अगर मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। जैसे कि हम सब बाहर स्टेट से पढ़ने आते हैं और मुझे तो यहाँ पे रह के 4 साल हो गया अभी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 सालों में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी सुन के बहुत ही दुख पड़ रहा है हमें। ऐसा हादसा हुआ है जो बहुत ही खराब हादसा है ये, और इसको जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ब्रदर के साथ हुआ है वो बहुत इनजस्टिस है। लाइक एज ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो हमें इंडिया का अंदर ही आता है, वी आर नॉट Chinese, we are like not people are not supposed to call us any chinky momo, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में है। फिर हम लोग भी दोनों गाते हैं एज ए नेशनल एंथम। तो हम लोग का 7 सिस्टर्स जो है एंड 1 ब्रदर जो है वो भी इंडिया का अंदर आता है। तो आई रिक्वेस्ट लाइक each and everyone to accept our North East and stop calling us this racial slurs. चंपावत के तल्लादेव क्षेत्र में घने और मनोरम वनों के बीच निर्मित नवीन हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस हेलीपैड के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर विश्व प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मठ में अपने आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि यह हेलीपैड भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए की लागत से मात्र 3 महीने में तैयार किया गया है। करीब 30 मीटर क्षेत्रफल में बने इस हेलीपैड को उच्च तकनीकी और सुरक्षा मानकों के तहत
विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुरूप चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार जिले में अब तक 3 हेलीपैड तैयार हो चुके हैं, जो पर्यटन, आपात सेवाओं और वीआईपी आवागमन में अहम भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चंपावत का सर्वांगीण विकास हेतु कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें एक छोटे से जनपद में एयर कनेक्टिविटी हेतु मंच में हेलीपैड का निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, जिसे धरातल पर उतारने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जिसके क्रम में यह एक कम समय में हमारे द्वारा एक हेलीपैड तैयार किया गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से एवं आपातकाल में एयर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्योंकि यह गुरु गोरखनाथ की प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कई श्रद्धालु आते रहते हैं, तो आने वाले समय में हेली पर्यटन द्वारा भी यहाँ कई सारे लोग आएंगे। वर्तमान में 25 लाख की लागत से यह तैयार किया गया है, जिस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई इस सौगात के लिए जनपद के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें इसमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और ये जनता के लिए हमने समर्पित कर दिया है इस हेलीपोर्ट को। देहरादून में नववर्ष 2026 के अवसर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, कानून व्यवस्था, परिवहन, साफ सफाई, पार्किंग और आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्दी के मौसम में विशेष सतर्कता बरती जाए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि पर्यटक सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव कर सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देवभूमि नववर्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य सरकार हर पर्यटक को सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव सुनिश्चित करेगी। तो देहरादून से खबर है, जहां नववर्ष को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूरी तरह से तैयार है। नववर्ष 2026 पर उत्तराखंड में पर्यटक को प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बैठक ली है और सर्दी में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है, और अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया जाएगा। तो नववर्ष 2026 पर उत्तराखंड में पर्यटक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ़ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं, और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है। सबका स्वागत। और अब देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सरकार ने ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू कर खनन लोट आवंटन को पारदर्शी बनाया है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समर्थन पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राशि खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में उपयोग की जाएगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। देहरादून से खबर है, जहां
केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड सरकार को दी है। ई नीलामी, सैटेलाइट निगरानी और राजस्व में यहाँ पर बढ़ावा हुआ है। खनन राजस्व 300 करोड़ रुपए बढ़ा है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है। टिहरी जनपद के सरुणा गांव में भालू के हमले से 22 वर्षीय टीकाराम जोशी घायल हो गए। वे कल सुबह जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे, तभी भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलखी पहुंचाया, जहां उपचार के बाद घर उन्हें भेज दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति सामान्य बताई। लगातार भालू हमलों को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले जंगल न जाने की अपील की है। तो टिहरी से खबर है, जहां एक व्यक्ति पर कल सुबह भालू ने अचानक हमला कर दिया। वन विभाग ने ग्रामीणों को अकेले जंगल में न जाने की चेतावनी दी है। आज सुबह 8 बजे के लगभग जो है श्री टीकाराम जोशी पुत्र कलीराम जोशी ग्राम सरुणा, जिनकी उम्र 42 साल है, वो घास के लिए जंगल में गए थे। अचानक भालू द्वारा उन पर हमला किया गया। सूचना मिलते ही हम वन विभाग की टीम जो है मौके पे आके जो है उनको हम पलखी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उपचार के बाद उनको उनके घर में छोड़ने आए हैं। और मेरा सभी लोगों से अपील है कि कृपया जंगलों में अकेले न जाएं, समूह में घास लकड़ी के लिए समूह में जाएं और अपने आसपास झाड़ी और गंदगी न होने दें। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए वन विभाग को सूचित करना कष्ट। मैं जंगल में घास काटने जा रखा था, तो सड़क के थोड़ा 2-3 मीटर ऊपर ही एकदम अटैक किया भालू ने मेरे साथ। हमारी काफी देर तक लड़ाई हुई, आपस में मुठभेड़ हुई। मैंने उसको डंगार में फेंका, मैं ऊपर रहा, वो नीचे गिर गया था। फिर मैं वहां से उल्टी साइड भागा। उत्तराखंड में घने कोहरे और सूखी ठंड का असर देखा जा रहा है। खासकर मैदानी जिलों में धूप न होने से आम जनता को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 से 31 और 1 जनवरी को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है और 3200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव का असर तापमान पर पड़ेगा। बर्फबारी से सैलानी और व्यापारी खुश होंगे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। तो अभी जो संभावनाएं बन रही है, यही बन रही है कि जो नॉर्थ में जो हमारे जनपद है, उसी में ही संभावनाएं हैं कि वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो है इस समय जो साउथन जो हमारे साउथ में जो जिले हैं हमारे, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और कुछ पार्ट नैनीताल के, चंपावत के भी और पौड़ी के और देहरादून के, उन एरियो में घना कोहरा, घना से अति घना कोहरा होने का संभावना है इस WD में भी, जैसे कि पिछले कुछ दिन से भी हम देखते आ रहे हैं। तो ऐसे ही संभावना आगे भी बनी रहेगी। तो अभी 2 दिन तो खासतौर से ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये WD जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर से ये संभावनाएं और घना कोहरा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। काशीपुर के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी अनय श्रीवास्तव को स्टेडियम में नियमित अभ्यास की सुविधा न मिलने का मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। कम उम्र में ही अनय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के विभिन्न राज्यों में कई पदक जीते हैं और उनका चयन फरवरी में जयपुर में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए भी हो चुका है। परेशान अनय अपने पिता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा ने उनका समर्थन भी किया। मामले पर ADM ने तुरंत संज्ञान लेते हुए खेल विभाग को निर्देश दिए कि अनय को तत्काल प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। हमारी समस्या ये थी कि हम काशीपुर में, हमारा जैसे छोटा बेटा है अभी, ये प्रैक्टिस करता है, बैडमिंटन खेलता है, मगर इसको उन लोगों ने कोर्ट देने के लिए मना कर दिया था कि हम आपको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, अब वो उनका कुछ भी मैटर हो, बट उन्होंने हमें नहीं दिया। अब हमने ये समस्या लेके अपने मोहित भाई से के पास आया, उन्होंने हम ADM साहब से मिलवाया। ADM साहब ने हमारी समस्या ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दी। हम उत्तराखंड सरकार और
एडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और साथ ही हम अपने मोहित भाई का भी बहुत बहुत एहसान मानेंगे कि वो मेरे बच्चे के ऊपर उन्होंने एहसान किया। हमें आगे ओलंपिक खेलना है, हमें ओलंपिक तक जाना है, बट अगर हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो हम एक दिन जरूर ओलंपिक। जब एक बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट फेस हुई, जिसके लिए आज हम आए थे यहाँ पे और हमारी समस्या का समाधान किया गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एडीएम साहब का, जो कि आज आगे बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स के प्रति आए। हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रति खड़े रहते हैं कि हाँ, स्पोर्ट्स से आगे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। मैं एडीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले टाइम में इसके फ्यूचर की भविष्य की कामना करता हूँ। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, मोहित चोपड़ा नहीं, इसके साथ सब लोग खड़े हुए, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर है सारे इसके साथ खड़े हुए और फ्यूचर के। और अब उत्तराखंड की मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में 2026 के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के इस पर्यटन नगरी में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बना रही हैं। पर्यटक मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख स्थलों पर मौसम और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर है, जबकि भारी भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर एंजॉयिंग द वेदर, द सनी वेदर इट्स हियर। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है, तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना चाहिए। बहुत ही खुशी का समय है। बड़े दिन 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी नए साल के दिन तक मसूरी में पूरे राष्ट्र भर से, विश्व भर से पर्यटक आते हैं। और इस बार पर्यटकों की जो आमद है, पर्यटक की जो गिनती है, काफ़ी अत्यधिक है। पर्यटक ना सिर्फ मसूरी में क्रिसमस का चाव देखने आ रहे हैं, पर्यटक नया साल मनाने आ रहे हैं, धूप का मजा लेने आ रहे हैं। जो धूप मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी से गायब है, वो धूप सिर्फ मसूरी में मिल रही है। बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, क्राउड भी अच्छा मिलता है, तो इसीलिए मसूरी आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर को लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको एंजॉय करने के लिए बेसिकली हम। चंपावत में आगामी नववर्ष और बढ़ते तीर्थ पर्यटन को देखते हुए परिवहन विभाग ने पूर्णागिरि मार्ग पर टैक्सी संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ARTO मनोज बगोरिया ने कहा कि उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल पूर्णागिरि धाम को आने वाले समय में और अधिक व्यवस्थित रूप से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। RTO ने टैक्सी संचालकों को क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि यात्रियों से शालीन व्यवहार, ईमानदार किराया वसूली और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था ही पूर्णागिरि की पहचान तय करेगा। उन्होंने नशे में वाहन चलाने को मीठा जहर बताते हुए सख्त चेतावनी दी कि इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। साथ ही सभी चालकों को निर्धारित किया गया कि किराया लेने, रिफ्लेक्टर, सुरक्षा संकेतक और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहयोग से पूर्णागिरि तीर्थ यात्रा को सुव्यवस्थित और यादगार बनाया जा सकेगा। उत्तराखंड वन विभाग में 43 महिला फॉरेस्ट गार्ड 6 माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मुख्य धारा में शामिल हो गई है। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में आयोजित पासिंग आउट परेड में इस बैच को औपचारिक रूप से तैनाती के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि DFO चक्राता वैभव कुमार उपस्थित रहे, जबकि SDO थ्यूनी विभू सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। अब तक इस प्रशिक्षण केंद्र से 110 बैच वन विभाग को सेवाएं दे चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला फॉरेस्ट गार्ड को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और अब ये गार्ड अपने अपने क्षेत्रों में वन सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम में योगदान देंगी। मेरा नाम नीलम बंगवाल है। मैं सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी श्रीनगर रेंज में कार्यरत हूँ। आज आप लोगों का ट्रेनिंग के बाद अब आप मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं, किस तरीके का अनुभव रहा और कैसे कैसे अब आप क्या सीखने के बाद धरातल पर किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे? जी सर, यहाँ पे हमने जो हमारा 1 जुलाई से और
30 दिसंबर तक का जो हमारा ये 6 महीने का प्रशिक्षण है, इसमें हमारा एक तरह से पूरा सर्वांगीण विकास हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा जो सुबह शारीरिक प्रशिक्षण होता था, फिर दिन भर हमें जो हमारी क्लासेस चलती थी, जैसे इसमें हमें वन उपयोग, वन अभियांत्रिकी और जो भी फॉरेस्ट लॉ हैं उनके बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उनके बारे में अच्छी जानकारी, ज्ञानवर्धन किया गया। साथ ही हमारा जो गढ़वाल और कुमाऊं का 12 और 14 दिन का टूर था, उससे हमें क्या हुआ कि जो अदर जगह में जो जो हमारी प्रजातियां पाई जाती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, और वहाँ जो कई जगह उच्च स्थलीय जो प्रजातियां जो यहाँ नहीं पाई जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में, उनकी जानकारी प्राप्त हुई। तो उससे हमें जो अपने कार्य क्षेत्र में जब हम जाएंगे, तो जो भी हमने यहाँ से ज्ञानवर्धन किया है उसको हम वहाँ अप्लाई करेंगे। लोगों पत्रकार बंधुओं का इस रामपुर वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में अनुदेशक होने के नाते आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारा जो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, उसको आप के माध्यम से आगे तक जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वन आरक्षियों के जो हमारी वन विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है, नींव होती है, जिसके आधार पे हमारा जो वन विभाग का जो ढांचा है पूरा खड़ा रहता है। वो आपके माध्यम से उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सब आगे तक सब लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा इससे। सर, वन्यजीव संघर्ष की जितनी प्रदेश में घटनाएं हो रही है, उसको लेकर फॉरेस्ट गार्ड की हमेशा से कमी रही है वन विभाग में। तो अब ये प्रशिक्षु जो है यहाँ से जाएंगे वन विभाग में, तो वन्यजीव संघर्ष को लेकर और जंगल के जीवन को लेकर कितना लाभ मिल पाएगा विभाग को? देखिए, इनको जो हम यहाँ से जो ट्रेन कर रहे हैं, इनको हम हर उस क्षेत्र में ट्रेन कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से संबंधी या प्रकृति से संबंधी या फिजिकली से संबंधी, सब लोग फिजिकली फिट होकर हम लोग यहाँ से भेजते हैं। और उसके साथ साथ आजकल जो ग्रामीणों के जो हमारी योजनाएं वो चलती है, उनको कैसे गाँव ग्रामीणों के साथ कैसे हम लोग संवाद करेंगे, कैसे किसके साथ अपना व्यवहार मेंटेन करेंगे, ये सब लोगों को हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों को हम यहाँ से मजबूत करके भेजते हैं, ताकि ये इनका जो उनके अंदर का जो जोश है वो उससे काफ़ी हमारे विभाग को बहुत फायदा होगा। विभाग को क्या, पूरे पर्यावरण को फायदा होगा। ये अगर एक्टिव होते हैं, अगर हर तरह से वो हमने जिस हिसाब से उनकी जो ट्रेनिंग करी है, हर तरह से इसमें फील्ड का विजिट भी कराया गया है पूरा आपका प्रदेश स्तर पे, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत होती है कि किस चीज़ की हमारे यहाँ कमी पूरी होनी चाहिए, हमने हर तरह से प्रयास किया है कि इन लोगों को ट्रेन करके भेजा जाए। और अपेक्षा है कि ये लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि अपने फील्ड में जाके इस काम को बड़ी उत्साहवर्धक ढंग से करेंगे। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी हो गई है आपकी, अब किस तरीके का योगदान रहेगा वन विभाग में आप लोगों? सर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, जिसमें हमें निस्वार्थ भावना से सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे जो भी हमारे वन्यजीव हैं, जो अमुक प्राणी हैं, जो बोल नहीं पाते, जो अपनी परेशानियां बता नहीं पाते, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता है। तो हम लोगों को प्रशिक्षण के दौरान कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कैसे वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, कैसे उनके वासस्थल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ें हमने सीखी, वो हम यहाँ से जाने के बाद अपने फील्ड में सर्विस के दौरान प्रयोग में लाएंगे। और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैंने वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, जिनने हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया। फॉरेस्ट लॉ से लेके, जैसा कि अभी तक के लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट लॉ के बारे से लेके प्लांटेशन कैसे किया जाता है, कौन सी प्रजातियां कहाँ लगती हैं, कैसे उन प्रजातियों को संरक्षण दिया जा सकता है। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे लुप्तप्राय हो रहे हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उन प्रजातियों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं,